स्वागत है आपका लॉगिन चैनल पर। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल और हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज। आज के टॉपिक में बहुत छोटे लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहली चीज़ है कि सम्मति धारा 13 और धारा 14 में दी गई है। तो सम्मति की परिभाषा क्या है, स्वतंत्र सम्मति क्या होती है, ये दोनों चीज़ें कंसेंट के बारे में है। और कंसेंट जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, लेकिन सम्मति पे पहुंचे उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसका यूज होगा। तो वो बताते हैं कि धारा 11 में ये बताया गया कि संविदा करने में कौन सक्षम है, बल्कि धारा 10 में जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताए गए हैं, जो अपने एक वीडियो में आपको पढ़ाए हैं, उसी में एक पहला पॉइंट था कि व्यक्ति पक्षकार जो है वो सक्षम होने चाहिए। पक्षकार कैसे होने चाहिए? सक्षम। लेकिन कौन से पक्षकार सक्षम माने जाएंगे, तो ये बताया गया धारा 11 में। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं धारा 11 में सक्षमता क्या है। हर एक ऐसा व्यक्ति संविदा करने में सक्षम माना जाएगा जो विधि के अनुसार, उस विधि के अनुसार जिसके अधीन, ठीक है, वो उस कानून के अकॉर्डिंग जो उस पर लागू होता है। अध्ययन जैसे भारी शब्द समझ देखकर डरा मत कीजिए, बहुत सिंपल इनका अर्थ होता है कि जिस ऐसी विधि के अनुसार जो उस पर लागू होती है या वो जिसके अधीन है। ठीक है, प्राप्त व्यय हो, प्राप्त व्यय मतलब वयस्क। शब्द इस तरीके के लिखे जाते हैं ना, जो हिंदी में अगर पढ़ो तो ऐसा लगता है कि बहुत भारी भरकम शब्द है। अब वयस्क का मतलब आप जानते हैं एडल्ट। अब एडल्ट जो विधि उस पर लागू हो रही है उसके अकॉर्डिंग एडल्ट हो। अब कौन सी विधि लागू हो रही है? मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग एडल्ट हो, लेकिन किस विधि में उसको वयस्क माना जाता है? तो अब जिस विधि में उसको वयस्क माना जाता है उसमें उम्र कितनी है? 18 वर्ष। तो क्या होना चाहिए? वह 18 वर्ष को, मान लो कोई ऐसी विधि बना दी जाए जिसमें उम्र वयस्कता की उम्र रख दी जाए 25 वर्ष, तो 25 वर्ष में प्राप्त व्यय माना जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सेफ लिखा हुआ है प्राप्त व्यय हो, जो विधि उस पर लागू हो रही है। तो इस पर कौन सी विधि लागू हो रही है? भारतीय वयस्कता अधिनियम। उसके अकॉर्डिंग वयस्कता की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। तो प्राप्त व्यय हो। दूसरा, स्वस्थ चित्त हो। स्वस्थ चित्त मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से इस स्थिति में ना हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने की हालत में ही नहीं है। मान लीजिए वह पागल हो गया है, मान लीजिए उसका दिमागी काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए वो अचेतावस्था में है, बेहोश है, कोमा में है। तो स्वस्थ चित्त होना चाहिए, चित्त स्वस्थ होना चाहिए। देखिए फिर शब्द तोड़ेंगे ना तो बहुत सिंपल लगने लगेगा। लो, चित्त जो है, चित्त क्या कहते हैं? मन। मन मतलब यहाँ पे एक और मतलब समझ निकाल लीजिए, दिमाग, जिसका स्वस्थ दिमाग हो। ठीक है, अगला पॉइंट है किसी विधि द्वारा जिसके अधीन है। फिर से वही बात, ऐसी विधि जिस पर वो लागू हो रही है संविदा करने से निर्धारित ना हो, मतलब संविदा करने से रोका नहीं गया हो। मान लो किसी व्यक्ति पर ऐसी विधि लागू हो रही है, मान लो कोई एक ऐसे देश का नागरिक है जिस पर लागू हो रही है कि तुम शराब का व्यापार नहीं करोगे, वहाँ का कानून हो। ठीक है, तो संविदा करने से निर्धारित कर दिया गया। अब उदाहरण के लिए ले लीजिए, मान लीजिए बिहार है, बिहार में शराबबंदी है, और ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति ये करार करता है कि हम बिहार में जो शराब है उसको बेचेंगे। ठीक है, तो अब ये जो बिहार में शराबबंदी का कानून है उसके अकॉर्डिंग बिहार में शराब बेचने का करार जो है वो अवैध माना जाएगा, निर्धारित किया गया है। ठीक है, कभी कभी पर्सन भी निर्धारित कर दिए जाते हैं, जैसे जब कोई दिवालिया हो जाता है तो दिवालिया विधि के अधीन उसको निर्धारित कर देते हैं कि अब ये आर्थिक रूप से लेन देन करने के काबिल नहीं है। तो निर्धारित करना आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 3 पॉइंट है। पहला, 18 वर्ष से ऊपर हो मतलब वयस्क हो। दूसरा, स्वस्थ चित्त हो। और तीसरा, रोका ना गया हो संविदा करने से। और अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड होते हैं तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? सक्षम पक्षकार हो जाएगा सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया पहला टॉपिक। अब दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सम्मति। सम्मत की परिभाषा बतानी है। दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मत तब कहे जाते हैं जब वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत हों। इसको एक शब्द में हिंदी में कहा जाए तो जो मतैक्य हो, जिनका मत एक जैसा हो एक ही भाव में। ठीक है, अब इसमें हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने की जरूरत है। कोई एक ही बात पर हो। ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक एनजीओ खोला। ठीक है, और एनजीओ में आपने एक व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया आप खाना बनाएंगे
और खाना बनाने के हम आपको 5,000 रुपये देंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो गई, एक ही बात है। ठीक, एक ही भाव है आपका बनवाने का और उनका बनाने का, सहमत हो गए तो सम्मति हो गई ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन आपने जो कहा, आप सोच रहे थे हम इंसानों का खाना बनाएंगे, और वो व्यक्ति क्या सोच रहा था कि ये जो खाना बनवाएंगे वो जीव जंतुओं के लिए खाना बनवाएंगे। तो अब एक ही बात तो हो गई खाना बनाने की, लेकिन क्या एक ही भाव में हुई? नहीं, एक ही भाव में नहीं हुई, भाव अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, ऐसी कभी कभार गलतफहमी होती है। मान लीजिए आप दुकान पर सामान लेने गए, ठीक है, और आपने कहा वो देखिए वो भैया वो लाल वाली साड़ी कितने की है, वो जो टंगी है। अब वहाँ पर दो तीन तरीके की लाल साड़ियाँ हैं, तो उन्होंने कहा वो साड़ी तो 1,000 रुपये की है। तो आपने कहा ठीक है, दे दीजिए, लीजिए 1,000 रुपये। उसने 1,000 रुपये लिए, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन जब वो साड़ी उतरवाई उसने, तो उसने दूसरी साड़ी उतरवाई वहाँ से, जो जो आपने साड़ी पसंद की थी उसके थोड़ी दूरी पर दो साड़ी दूर लगी थी। तो अब लेकिन एक ही भाव नहीं रह गया। ठीक है, तो सम्मति तब होगी जब एक ही बात पर एक ही भाव में हो। उम्मीद करता हूँ इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सम्मत तो होनी चाहिए, ये तो बात सही है कि एक ही बिंदु पर एक ही भाव हो, लेकिन वो भाव किसी गलत तरीके से ना लाया गया हो, बल्कि वो भाव जो हो वो स्वतंत्र रूप से आया हो। और ये स्वतंत्र की बात किसने की? ये स्वतंत्र की बात की है धारा 14 ने। ठीक है, स्वतंत्र सम्मत कब कही जाएगी? जब वह धारा 15 में यथा प्रभाषित प्रपीड़न से द्वारा कारित ना हो। मतलब जो सम्मति है वो प्रपीड़न से मुक्त हो, असम्यक असर द्वारा कारित ना हो। ठीक है, ना ही धारा 16 में यथा प्रभाषित असम्यक असर से कारित हो, ना ही 17 में कपट द्वारा ली गई हो, ना ही 18 में दुर्व्यपदेशन द्वारा कारित हो, और ना ही भूल द्वारा कारित हो। ठीक है, ये धारा 20, 21, 22 में बताया गया है कि अगर इस तरीके से सम्मत ली जाती है तो उनका परिणाम क्या होगा, उनका प्रभाव क्या होगा। आप भी जानते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, शून्य घोषित होगा या शून्यकरणी घोषित होगा। ठीक है, सम्मत ऐसे कार्य तब कही जाती है जबकि ऐसा प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट या दुर्व्यपदेशन भूल ना होती तो ना दी जाती। अब यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, कब माना जाएगा कि प्रपीड़न और असम्यक असर और कपट और दुर्व्यपदेशन का प्रयोग किया गया सम्मत में? तो यहाँ पे क्राइटेरिया ये देखा जाएगा कि मान लो कपट ना किया गया होता, या दुर्व्यपदेशन ना किया गया होता, या प्रपीड़न ना किया गया होता, तो जो सम्मति है, जो सहमति है, जो कंसेंट है, वो पूरी तरीके से बदल जाती। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको आगे समझाएंगे जब इन शब्दों को धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18 विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर स्वतंत्र सम्मति, सक्षम पक्षकार, दो कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए। अगले वीडियो में आगे के सेक्शंस भी कवर करेंगे। आपको वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।